Okay, so now we'll start with the important of non bearer plants. बेयर प्लांट्स की यार बता दी 3 कंडीशंस होती हैं. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनसे आना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा उनकी यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, और वो ग्रोन नहीं किए जाने चाहिए विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग लंबर. ठीक है, लंबोर्गिनी की ना लंबर है. ओके, अगर कोई ट्री प्लांट ग्रोन विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग वुड प्रूफ देन विल बी कंसीडर्ड बायोलॉजिकल एसेट, और हम उसको इंडेक्स 41 में ट्रीट करेंगे. मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट भाई 4 चीज़ों में होता है. कैश में कर लिया, एक्सचेंज कर लिए, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड कर लिया, हायर परचेज पे ले लिया. पेमेंट ऑफ कैश यही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें बताया जाता है. परचेज प्राइस ले लिया, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस, सारी चीज़ें आ गई. साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस एक अच्छा वो है. और एक प्रोफेशनल, यार तुमने कोई इंजीनियरिंग फीस पे करी है तो भाई उसके लिए ही करी है ना, साइट को प्रिपेयर करवाने के लिए की है ना, फैक्ट्री के अंदर वो हर एक बंदे को करनी पड़ती हो. तो कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस बिल्कुल आएंगे. सैम्पल यूनिट्स कॉस्ट, कोई भाई तुमने एक सैंपल बनाया कि इस तरह का ऐसा बनेगा, अच्छा ठीक है चलो आगे बना दो इसको, तो उसका हो गया लगा ले कॉस्ट ऑफ सैंपल यूनिट्स, तो ये भी इंक्लूड होगा. उसका मटेरियल लेबर ओवरहेड, ठीक है. कॉस्ट ऑफ सैंपल यूनिट्स, ठीक है, उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड जो भी लग रहा है वो सब इंक्लूड होगा सैंपल यूनिट्स. ठीक है. एनुअल एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड विद एक्विजिशन पीपी सब ले लेंगे. प्रेजेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रिमूवल और डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट बता रखा है पहले. शिप का, एयरक्राफ्ट का ये सब हो जाता है. ऑयल रिग्स होती है उनका, वो डिसमेंटल करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम लिख लेते हैं. ट्रेड डिस्काउंट, गवर्नमेंट ग्रांट, स्क्रैप फ्रॉम सैंपल, रिफंडेबल ड्यूटीज, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे. इंक्लूड का मतलब ये नहीं है कि इनको डिडक्ट नहीं करेगा, इनको तो डिडक्ट करेगा. इंक्लूड का मतलब जब है जब तू इनको डिडक्ट ना करे तो तू इनको इंक्लूड करे बैठा है, तुझे इन्हें डिडक्ट करना पड़ेगा. ये सब रिड्यूस करेंगे आपकी कॉस्ट ऑफ पीपीई को. ए लिमिट ने परचेज करा उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है यार, वो ठीक है सिंपल है. पीपीई डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं. ठीक है, 31,05,000 के ऊपर ये इंटरेस्ट लगाया. ये क्या है हमारा, अनवाइंडिंग कॉस्ट है. अनवाइंडिंग कॉस्ट यार वो होती है जो तेरी असल में तो जा नहीं रही है. ठीक है, लेकिन तूने अपनी बुक्स को एक मैचिंग कंसेप्ट की वजह से उसको तू अपनी बुक्स में लिख रहा है. लाइक 31,05,000 जाना है, फिर सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, क्योंकि जब टोटल जो लास्ट में बनेगा वो 50 लाख बनेगा. ठीक है, जो कि तुझे पे करना है. बट उसके लिए तू 50 लाख जब पे करना है ना लास्ट में, आज तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 31,05,000 है, तो तू उसके ऊपर ये लगा रहा है, इंटरेस्ट लगा रहा है उसको इसके बराबर लाने के लिए. 34,15,000 बनता है वैसे तो, है ना. लेकिन तू एक फेक, एक मतलब कि इंटरेस्ट की एक फेक नहीं कह सकते, मतलब कि एक अनवाइंडिंग कॉस्ट तू ऐड कर रहा है उसके अंदर, जो कि तेरी असल में तो इनकर हो नहीं रही है, बट तू एक मैचिंग कंसेप्ट की वजह से कर रहा है. ये तो उसमें भी करता है जब तू हायर परचेज पे कोई एसेट लेता है ना, और उसके अंदर हम सिर्फ उसकी जो कैश वाली अमाउंट है वो लेते हैं. ये इंटरेस्ट वाला ये हम P&L में भेज देते हैं, इसको नहीं लेते हम. हाँ बताऊंगा नीचे देखना. फिर कौन कौन से एक्सपेंस आउट ऑफ स्कोप है. जनरल ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये तुम्हारे दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गई, कोई इनोग्रेशन होगी, स्टाफ की ट्रेनिंग होगी, ये भी नहीं है कोई स्टाफ की ट्रेनिंग. यार लोग ट्रेनिंग तो ना तुम अपना बिजनेस बढ़ाने के एक बार होने के बाद में स्टार्ट कर रहे हो ना. एसेट रेडी फॉर यूज तो हो गई थी ना, जब तक तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी. हाँ नहीं थी, उसको यूज करने के लिए फर्दर आपको जब चाहिए. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस जो भी है, शेयर इन कॉमन एक्सपेंस, ये वही तेरा ओवरहेड्स. और तू बोल रहा था ओवरहेड्स आएगा नहीं आएगा, सोचने लग गया था. भाई ओवरहेड्स आएगा इसीलिए क्योंकि शेयर इन कॉमन एक्सपेंस तो होता ही है ना, वही तेरी कॉस्ट ऑफ पीपीई है. अगर कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है फ्रॉम स्टोर्स टू कंस्ट्रक्शन, कोई भाई तेरा सीमेंट का स्टोर है, तूने अपनी एक फैक्ट्री बना रहा है वहाँ बेच दिया सीमेंट, तो भाई तू उसको प्रॉफिट पे नहीं रिकॉर्ड करेगा कि मेरी इतनी कॉस्ट लगी है. तुझे अपनी कॉस्ट बतानी है. ठीक है, तो तेरे लिए तो कॉस्ट उसमें एलिमिनेशन ऑफ आफ्टर इंटरनल प्रॉफिट जो तेरे पास में आई है वही तो तेरे लिए कॉस्ट है. सही बात. सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 2, कुछ था नहीं वैसे इसके अंदर तो ऐसा जो तू इतना वो कर रहा है. प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग 4 लाख की जरूरी था भाई, करवाना पड़ता है. ठीक है, बस ये किया था. कैश डिस्काउंट यार कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इट इज रिलेटेड विद पेमेंट. Not related with purchase, it is related with payment, so it will be transferred to profit and loss under the heading other income. Company paid maintenance charge for it will be considered prepaid expense, it will be written off over the period of 5 years. ठीक है. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था सेल्फ कंस्ट्रक्शन का. इसमें यार एक वही था कि वो जो इन्होंने फॉल्ट कर दिया ना
उसकी वजह से जो उनको घाटा हुआ वो एक एबनॉर्मल लॉस ट्रीट किया जाएगा। मटेरियल कॉस्ट नहीं 1 लाख हैज बीन स्पॉइल्ड एंड देयरफॉर वेस्टेड एंड अ फर्दर रुपीज 1,50,000 was spent on account of faulty design work। ओके 1 लाख का खराब मटेरियल आ गया, ठीक है, उसकी वजह से 1.5 लाख रुपए तुमने और लगाए, जो कि मतलब एक डिजाइन फॉल्टी बन गया उसकी वजह से, तो वो फिर पूरा डिसमेंटल करना पड़ा। इस तरह की सिचुएशन रही होगी। तो 1 लाख और 1.5 लाख दोनों ही गए ना। हाँ, और उसमें 22,000 रुपये तुमने लेबर को भी पे किए थे। अच्छा, और क्या, लेबर को तो पे किए थे। चल मान लीजिए इसमें मटेरियल लग रहा है और बाकी चीजें लग रही है, वो तो 1.5 लाख में इन्वॉल्व हो गई। मटेरियल के अलावा जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सब तो इसमें इन्वॉल्व होगी। अच्छा, तो जनरल ओवरहेड्स तो नहीं आएगा ना? नहीं, वो नहीं आएगा, दिखा भी देता हूँ तुझे। जनरल ओवरहेड्स कहीं नहीं आ रहा, देख, लैंड आ गई, ड्यूटी आ गई, आर्किटेक्ट फीस आ, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हमेशा आती है, डायरेक्ट मटेरियल में से वो भी लेस कर दिया, वेजेस में से वो ये लेस कर दिया। वो जो है ना टोटल तो 1 लाख प्लस 1.5 लाख, वो सारा इसी से ही रिलेटेड था। किससे रिलेटेड? मटेरियल से ही रिलेटेड। जो 1 लाख का खराब आ गया उसकी वजह से 1.5 लाख का और खराब हो गया, मतलब क्यों नहीं बन पाया, फॉल्टी डिजाइन बना। तो वो जो 1.5 लाख रुपये और मटेरियल लगाया ना उसमें, तो वो तोड़ना पड़ गया फिर दोबारा किसी वजह से, ठीक है। पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 8 था, और 17th 16th काफ़ी हैं, 8th पे आ जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट, टेस्टेड नॉलेज का है ये वैसे तो। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग चार्ज, ये 3 लाख रुपए ले रखा है, ये मुझे नहीं समझ में आया कि यहाँ पे हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं ली। क्वेश्चन 8th में है। एक तो यार ये रीजन हो सकता है कि बता नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब वो रेट नहीं दे रखा था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं बता रखा था, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरेस्ट चार्ज हमने किया ना 2 लाख रुपए का डेफर्ड क्रेडिट पे, भाई वो हम नहीं लेते। सप्लायर को तुमने किया है ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट। अच्छा, पहली बात तो इसमें ये चीज़ हो गई, अगर कि ना डेफर्ड क्रेडिट का वैसे तो लेते नहीं है, लेकिन इसने यहाँ पे जो रीजन दे रखा है वो ये दे रखा है कि इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइड एसेट्स ओनली, सो इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड क्रेडिट विल बी रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो है इट इज बीइंग परचेज एंड देयरफॉर डू नॉट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर यूज। एक ये रीजन दिया है इसका, इंटरेस्ट जो है ना वो कैपिटलाइज है, अगर वो डेफर्ड क्रेडिट पे ली जाए, अनवाइंडिंग कॉस्ट होती है वैसे तो। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें ना इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी वैसे आपस में, कि मैं इसको क्या मानूं। अगर ये मेरे लिए क्वालिफाइड एसेट होती तो बात तो सही है, तब क्या करता मैं, अगर ये मेरे लिए क्वालिफाइड एसेट होती तो। एक बार इसको देख लेना, यहाँ पे डाउट डाल दे। ठीक है, ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, उसका कोई रूल नहीं है यार। बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन तुम्हारा लॉस हो गया, ठीक है यार, नहीं चल पा रही तुम्हारी बिजनेस, नहीं चल पा रही तुम्हारी वो एसेट, अब इसमें हमारी क्या गलती है ना। तो वो तो कोई, उसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें होना नहीं चाहिए। लेकिन यही वाली बात है कि यार इसको डेफर्ड क्रेडिट समझ के करूँ तब अलग रीजनिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको क्वालिफाइड एसेट ही नहीं मान रहे हैं, ठीक है, चल इसको क्वालिफाइड एसेट मैंने मान लिया। तो देख दोनों सिचुएशन में मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाली बात है कि यहाँ पे चलते इसको क्वालिफाइड एसेट ना मान के इसलिए हमने नहीं किया, लेकिन अगर ये क्वालिफाइड एसेट होती तब भी हम इसको ये मान लेते कि जो डेफर्ड क्रेडिट पर जो एसेट लिए जाते हैं, ठीक है, अगर उसने कोई वो लोन नहीं है, अगर वो कोई डेफर्ड क्रेडिट किया, डेफर्ड क्रेडिट क्लियरली लिखा हुआ है, देख यहाँ पे डेफर्ड क्रेडिट में वो इन्वॉल्व ही नहीं होती। सिंपल सी बात, यहाँ पे खत्म कर इसको, डेफर्ड क्रेडिट वाला नोट चिपका देना कि when an entity make purchase of an asset on deferred credit, so उसको वो चीज अलाउड नहीं होती। अनवाइंडिंग कॉस्ट इज नॉट अलाउड टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट, वो करके लिख देना, ठीक है। यही, और जो नहीं होते ना उसको लिख दिया अगर नॉट रिलेटेड विद एक्विजिशन ऑफ P&M, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एसेट बाय इंड AS 40 में पढ़ लिया, पेज नंबर 40 पर ही है वो, पढ़ लेना वहाँ से। 40 या 20 पे मुझे क्लियरली नहीं पता, मुझे लग रहा है 20 पे था, बट ठीक है देख लेना एक बार।
क्वेश्चन नंबर 17, 2 मार्क्स का यार पीपी, वो भी यार ये उसी पे ही बेस्ड है, पेज नंबर 20 नहीं 40 पे वो था, 20 पे ये है यार, पेज नंबर 20 ऑन इंडियाज 40। उसमें ये है कि भाई जो आपकी फेयर वैल्यू है ना, आप उससे कम तो दोगे नहीं, ये अपने दिमाग में लेके चलो, ठीक है। जब आपने देखा कि यार इन दोनों का जो डिफरेंस है, मेरी 10 लाख की वो थी और मेरी 15 लाख की वो है, क्या है तेरी वो 15 लाख की, अरे यार मेरी 1 करोड़ की तो वो है, बकचोदियाँ मत कर यार। 1 करोड़ की मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी कॉस्ट है मेरी बुक्स में, ठीक है, और जो उसकी फेयर वैल्यू है वो है 1.5 मिलियन। अच्छा, फिर मैंने देखा 1.5 मिलियन और इसमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो बराबर नहीं आ रहा। किस में डिफरेंस होना चाहिए? अरे यार जो मैं उसको देना चाह रहा हूँ, जिसकी फेयर वैल्यू मुझे रिसीव हो रही है, उनका जो डिफरेंस होगा वो शायद 2 करोड़ था। ये जो पीपीई की थी ना वैल्यू जो थी, वो शायद 2 करोड़ थी। अच्छा, तो देख अगर बेसिक कंसेप्ट से चले तो 2 करोड़ पे लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये अलग हो जाती है। यहाँ पे कैश की वो पेमेंट दिखा रखी होती है, तो वहाँ पे हम लेते हैं फेयर वैल्यू प्लस कैश, वो हमने पे किया एक तरह से, हम ये मान लेते हैं। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है, तो वो 1 करोड़ 80 लाख ये वाली अमाउंट आ गई, तो ये तो तुझे पता ही है कैसे आनी है, ये भी देख तुझे पता ही है, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और वैसे भी नहीं तो 15 - 10 कर देंगे। 15 - 10 मतलब 15 करोड़ की यार तेरी वैल्यू फेयर वैल्यू थी। अच्छा, और तूने 10 करोड़ रुपए की वो ले ली, तो इससे गलत नहीं आ रहा है प्रॉफिट? कैश कैश पे कर दिया ना तूने, तो जो नेट प्रॉफिट हुआ तो तेरा इतना ही हुआ। कैसे हुआ? मत दिमाग लगा, इतना ही है कि 15 मिलियन प्लस 3 मिलियन जो फेयर वैल्यू प्लस वो तूने पे कर दी। 15 मिलियन की तूने अपनी वो दे दी, 3 मिलियन की तूने वो दे दी, और तेरे पास में 18 लाख की एसेट आ गई, 10 लाख की तेरी चली गई, और 5 लाख का तेरा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 3 लाख रुपए तूने सेटल कर दिए। पहले वैसे 8 का बन रहा था, 10 की चीज़ तूने 18 में दे दी, 8 मिलियन का प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। लेकिन भाई अब तुमने देखा कि 5 मिलियन तो भाई मैंने पे किए हैं, ठीक है, तो फिर 3 मिलियन तेरे कैश में, मैं बोलता हूँ तूने कैश में पे कर दिया, क्योंकि तेरे 3 मिलियन तूने कैश में पे कर दिया, तो 5 मिलियन तेरा अब प्रॉफिट है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। हायर परचेज पे वी शुड कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू कैश प्राइस ओनली, ये वाली लाइन चिपका दियो मेरे भाई। ये जो है ना, यहां से उठा के ये तुझे कहां पे चाहिए, यहां पे, कहां पे, ये यहां पर इस पे लिख दे चाहे तो। केस 4 रेफर नीचे वाला केस 4। हम जो कॉस्ट ऑफ एसेट कंसीडर करते हैं, कैश प्राइस ओनली, कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू कैश प्राइस ओनली, द एक्स्ट्रा पेमेंट अबव कैश प्राइस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस व्हिच इज नॉन एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। सही बात है, तेरी गुद्दी पे लग जाएगा भाई साहब, गुद्दी पे कुछ नहीं लगेगा। एसेट हायर परचेज पे लिया, उसका एक केस ये है कि तुमने डेफर्ड क्रेडिट पे लिया है, पीपी अकाउंट डेबिट, देन नो इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एडिशनली, देन इट विल बी अज्यूम दैट परचेज प्राइस इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, वी नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस टू आइडेंटिफाई इंटरेस्ट अनवाइंडिंग कॉस्ट, जो कि हमारी अनवाइंडिंग कॉस्ट है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देख इसकी जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 95 लाख आई ना, वही हमने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद टू पेबल्स लिख दिया, पेबल टू बैंक, जो तेरी पहली इंस्टॉलमेंट बन जाए 33 लाख, फिर अगली क्या इंटरेस्ट करेगा, फिर दोबारा में इंटरेस्ट को वो करूंगा, इंटरेस्ट और अनवाइंडिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट, कितनी 3,30,500, क्योंकि ये बाइफर्केशन कर रखा है सिर्फ, ठीक है। ये जो मेरी कॉस्ट है मैं इसको नहीं लूंगा, क्योंकि यार तुम उसको कैश में भी ले सकते थे, अब हमारी गलती नहीं है ना कि तुम उस पर ले रहे हो, उसको डेफर्ड क्रेडिट पे दे रहे हो। सही बात है, तो लोन लो, लोन लोगे तो हम तुम्हें उसका वो कैपिटलाइज करने देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करने देंगे, क्योंकि जब तुम लोन लेते हो तब भाई उसमें अलग अकाउंटिंग एंट्रीज हो जाएंगी। तो इससे जो एक मैचिंग कंसेप्ट चल रहा है, जो हर एक बंदा यूज कर रहा है, अब भाई तुम तो अगर इसमें लोगे तो तुम तो अपनी एसेट को बढ़ा बढ़ा के दिखाओगे फिर हर साल। एक बंदा जो ले रहा है इसको, कि एक बंदा तो देखो 10 लाख रुपए में एसेट खरीद रहा है आज, ठीक है, और तुम वही 10 लाख रुपए 4 साल में पे कर रहे हो, तो जो 10 लाख वाला है वो पागल थोड़ी है यार कि उसकी एसेट की वैल्यू कम आ रही है और तुम्हारी जो है तुम ज्यादा दिखा रहे हो। सही बात है ना। ए एंटिटी तो कैश में कर रही है, तुम डेफर्ड क्रेडिट पे कर रहे हो, तो तुम तो भाई बहुत सियाने हो, तुम तो पैसे भी धीरे धीरे करके दे रहे हो, अपनी एसेट की भी वैल्यू ज्यादा दिखा रहे हो। बर्डन तो तुम पे आ ही नहीं रहा, उस पे ही आ रहा है ये कंपनी पे।
तो ऐसे तो हमारे इन्वेस्टर्स परेशान हो जाएंगे, कहाँ पे पैसा लगाएं, अरे वाइस की तो एसेट बहुत ज़्यादा है, पर ये नहीं पता ना तुम्हारे उनको कि तुमने तो डेफिड क्रेडिट पे ले रखी है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, सही बात है। तो कैश वाला लेंगे हम, अनवाइंडिंग कॉस्ट को हम पेबल्स में खड़ा करते रहेंगे और पेबल्स को हम सेटल करते रहेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, अनवाइंडिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पेबल, पेबल टू बैंक, ठीक है। कोई इंसिडेंटल ऑपरेशन हो सकता है, मतलब कि तुम्हारी कोई टेम्परेरी इनकम आ रही है, तुमने ली फैक्ट्री, तुमने ली एक लैंड कि भाई इस पे मैं अपनी बिल्डिंग खड़ी करूंगा, अरे अभी तक क्या काम कर रहा है वो, जैसे तेरा प्रीत विहार में वो खड़ी है ना एक शोरूम है, आ गया ना, स्वास्थ्य विहार की तरफ जाते हैं तो वहां पे साइड में एक प्रॉपर्टी पड़ी है, उन्होंने बोला था भाई बिल्डिंग बनाएंगे हम इसके ऊपर, उसी वाले की है, साइड वाले की। अभी किस में यूज हो रही है, अभी उसमें लिफ्ट वो क्या बोलते हैं, किराए पे, कौन से किराए पे, अरे यार उसके लिए पार्किंग के लिए यूज हो रही है यार। आई एम गेटिंग दिस थिंग लाइक आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड एट द करेक्ट टाइम, इवन इट इज that doesn't matter despite the fact it is English or Hindi. I'm not getting the correct word at the correct time. Okay, so what you will do, if you're using that land for parking area, then you should not account it as a PPE. You can account it as a PPE, that's the another thing, but you won't reduce its cost. Like जो तुमने उसको परचेज करने की ली है अमाउंट, उस वो तुम्हारी मान लो 10 लाख है, तो अब तुम रेंटल इनकम उस पर कमा रहे हो किसी और पर्पज से, किसी और चीज में लगा के उसको, तो वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेगा, उसको आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में। इट मीन्स व्हाट, इनकम फ्रॉम विल नॉट इफेक्ट कॉस्ट ऑफ पीपीई। ओके ओके ओके, अगर कॉस्ट ऑफ पीपीई इफ इट इज गिवन अप ऑफ लीज, मतलब अगर कोई पीपीई है वो लीज पे दे दी, अच्छा, तो अगर गिवन और टेकन देन कॉस्ट ऑफ शुड बी ऑपरेटिंग लीज। अगर देखो जो उसकी अकाउंटिंग है वो सब तो वहीं पढ़ेंगे, तो हम इंडिया 16 लगाएंगे, शेल कवर दीज एसेट्स सिंपली। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, अरे मेरा बिजनेस है यार लीज पे देने का, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ डाउट है, ये सर ने अब यही बात इसकी क्लैरिफिकेशन में दे रखी है कि यार वो तुम वहाँ पर पढ़ोगे कि उसकी अकाउंटिंग वो प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है उसकी, उसको किस तरह से करोगे, लेकिन यहाँ पर तुम उसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे वो सब चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करना बाकी है ये डाउट को रिजॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 6 यार काफ़ी अजीब सा और अच्छा सा क्वेश्चन था, है अजीब सा भी था और अच्छा सा भी था। जी हाँ सर, अजीब सा भी था लेकिन अच्छा सा भी था। परचेज प्राइस आ जाएगा, साइट प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड, ये भी आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ओवरहेड भी आ जाएंगे क्योंकि वो डायरेक्टली बता रखा उसने रिलेटेड उससे। बोरोइंग कॉस्ट जो आएगी 17 लाख, यही वाली बात है कि यार वो स्पेसिफिक बोरोइंग है, किसी पर्पज के लिए ली है, तो आपको उसी पर्पज में वो यूज करनी है। यू हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर एसेट इनटू दैट पर्टिकुलर यूज ओनली। Okay, you have to use that amount you have obtained for the construction of that building, that particular building, and you have to use that borrowed amount for the construction of building only. Okay, and in that case it does not matter whether you have incurred money out of such borrowed fund in the construction of building or not. आपको जितना इंटरेस्ट साल का बनता है वो आपको कैपिटलाइज करने को मिल जाएगा। ये स्पेसिफिक बोरोइंग एक ड्रॉबैक है या कुछ भी है, ये है इसके अंदर, ठीक है। और वो स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से आपने लोन ऑब्टेन किया। इट डज नॉट मैटर वेदर यू हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एज ऑफ नाउ और नॉट, बाय द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट, ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग यू हैव कंस्ट्रक्टेड समथिंग ओवर दैट बेयर लैंड और नॉट, दैट डज नॉट मैटर। ओके 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 ओके, बट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ बोरोड फंड, अगर उसमें से तुमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो तो भाई देखो हमने ऊपर भी पढ़ा था 6 लाख और 4 लाख का यहाँ पे बाइफर्केशन होता था। 4 लाख रुपए अलग से दिखाते थे, 4 लाख के ऊपर तुम 4% कमा रहे हो तो भाई ये इंक्लूड नहीं होगा, 71,500 में से वो लेस कर दो। ऐसा होता था ना, 71,500 टोटल इंटरेस्ट हो रही थी और जो 4 लाख के ऊपर मैं 6% कमा रहा हूँ 24,000 वो लेस कर देता था। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। 7 लाख तो तुम ठीक है पे कर रहे हो, लेकिन 1 लाख रुपए तो तुमने रिकवर कर लिए ना, कहीं और दे रखा है तुमने पैसा, चूतिया नहीं बनाने का, बिल्कुल नहीं। ओके ओके, तो प्रोविजन फॉर रिमूवल कॉस्ट
ये यहाँ पे ले लिया 4.67 वहाँ पे दे रखा था, और जो दे रखा था उसी को कर लेंगे। फिर एक डेप्रिसिएशन की अच्छी अकाउंटिंग थी, वहाँ पे 30% और 70% वाली बात कहाँ पर है वो ढूंढनी बाकी है कि इतना कंपोनेंट उसका इतना कंपोनेंट उसका। रूफ जो है ना वो बता रखा है कि वो 20 साल में बदलनी पड़ जाती है। अच्छा, तो हमने उसके हिसाब से करंट ईयर के अंदर हमारे 4 मंथ बचे हैं, क्योंकि कंप्लीट हो गई थी 8 महीने में हमारी फैक्ट्री। 8 महीने एज इन वैसे तो 7 में हो गई थी, ठीक है, लेकिन लोन हमने मतलब 1 अप्रैल से अगर हम देखें तो लास्ट के 4 महीने दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में तो हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। 2,15,887। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन 6 है ना ये? हम्म, 20 साल, 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग लिख रखी है ये चीज़, ठीक है। इसका ऐसे करके कर देना, ठीक है। बस ये यही इसके अंदर वो था, बाकी सब क्वेश्चन का वो है, काफ़ी बड़ा है। समलेडी रिसीव इनकम ऑफ ₹1 लाख ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, पहले भी बता रखा है भाई को, तुम कोई टेम्परेरी इनकम कमा रहे हो ना। अभी एक पार्किंग का एग्जाम्पल दिया है, नहीं रिड्यूस करेंगे, क्यों पागल बना रहा है, नहीं होगा रिड्यूस वो। ठीक है ठीक है ठीक है।